नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर मोहल्ला कड़च में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। इसको लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि शेर सिंह नाम का व्यक्ति, जो कि एक शराब माफिया है, लगातार जलवायु के मोहल्ला कड़च में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने बताया कि शेर सिंह पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब वह दोबारा कब्जे की कोशिश कर रहा है। पूर्व विधायक ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जरूरत पड़ने पर अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाए। सरकारी जमीन पर कब्जे का ये मामला गंभीर है। पूर्व विधायक की शिकायत पर जिला प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। मामला जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। श्री शेर सिंह मोहल्ला कड़ा ज्वालापुर में शराब माफिया भी है, भू माफिया भी है, अरबों रुपए की जमीन बेच रहा है। सरकार पता नहीं कहां से हुई है। मैंने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कहा था, मैंने विकास प्राधिकरण के सचिव को कहा था, किस किस शय के ऊपर उसको रोका जा रहा। आज बाहर का गेट लगाकर अंदर करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी है, फुटों के हिसाब से बेच दी है। उस पर निर्माण भी कार्य चल रहा है। आज मैंने जिलाधिकारी से कहा कि इसके बारे में तुरंत अपना जिलाधिकारी, एसडीएम, एसएसपी और बीएचएल और उसके अलावा जो हमारे क्या नाम है सीएम आरएम। भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो गया है। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष 14 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। इस वर्ष 12 मई को बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी और 17 नवंबर को कपाट बंद हुए, जिस दौरान बड़ी संख्या में लोग साक्षी बने हुए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम यात्रा समापन के अवसर पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन मंदिर समिति के समन्वय से श्री बद्रीनाथ यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हुई और इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रा बद्रीनाथ पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों का घुसना जारी है। बीती रात ज्वालापुर में एक जंगली हाथी रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिससे वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वन विभाग की रेलवे ट्रैक टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेल प्रशासन से संपर्क कर ट्रेन की गति धीमी कराई और कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को ट्रैक से हटाया गया, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रेनें फिर से चलने लगी। वहीं इस घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। जो वीडियो है वो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से रेलवे प्रशासन पे हड़कंप मच गया। मौके रहते ही इस वीडियो को बनाया गया और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैक पर जंगली हाथी की दस्तक ने एक बार फिर से दहशत का माहौल कायम कर दिया। केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास कार्यों के साथ जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण केदारनाथ यात्रा को लेकर अभी कहा कि इस भारतीय भवन दिनों तक काम कर रही है, उसके बावजूद भारी संख्या में यात्री केदारनाथ यात्रा में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री सरकार केदारनाथ क्षेत्र के सभी व्यापारियों के साथ हैं। इस पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा के लोग यहाँ पर जो अनवरत रूप से एक पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा में जो अनवरत रूप से विकास के कार्य चल रहे हैं। बाबा केदार धाम पर जो आज नवनिर्माण की प्रक्रिया चल रही है, प्रलय के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में तेजी से विकास बढ़ रहा है और हम भी पूरा प्रयास करके इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए
विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने भी गुप्तकाशी में बाइक रैली का आयोजन किया, जहां इस रैली में सीएम धामी भी शामिल हुए। सीएम ने रैली के दौरान बाइक भी चलाई और बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट की अपील की। सीएम धामी के साथ इस रैली में बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। 20 नवंबर को मतदान होना है। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार से लौटे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। केदारनाथ की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है और जो सपना दिवंगत विधायक शैला रानी रावत ने केदारनाथ के लिए देखा था, उन सपनों को भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल पूरा करने का काम करेंगी। पहले भी नॉमिनेशन में भी गया था, आज भी होकर आया हूँ। वहाँ पर वातावरण जो बन रहा है, केदारनाथ की जनता ने मन बना लिया है कि आशा नौटियाल जैसा नेतृत्व जो पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, तो पारदर्शिता से उन्होंने वहां की सेवा की है, उस पर मोहर लगाने वाले हैं। और जो पूरे उत्तराखंड के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 दशक उत्तराखंड का होगा, उसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आपने देखा ऑल वेदर रोड हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, ट्रेनों का आवागमन हो गया, नई बसों का आवागमन, रोडों का निर्माण हो गया, ऐसे अनेकों चीजें, महिलाओं का सम्मान वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तराखंड के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को जो ग्लोबलाइजेशन किया गया है G20 के माध्यम से, और वही निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि किसी भी स्थिति में इस वर्ष के दिसंबर माह में निकाय चुनाव होंगे। निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति तय होने से सरकार निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगी। दिसंबर 2023 में प्रदेश के 102 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि वह इस बार भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देखिए, मैं कांग्रेस का उत्तर इसी बात से दे सकता हूं कि पिछली बार की तुलना में इस बार यात्रा की जो ज्योतिष गणना है वो 56 दिन कम रही, लेकिन उसके बाद भी पिछली बार से ज्यादा यात्री चारों धाम के अंदर आए हैं, जिसमें केदारनाथ में सर्वाधिक यात्रा का विषय है। तो इस प्रकार का भ्रम पैदा करके कांग्रेस ने यात्रा को प्रभावित करने का काम किया। और राजधानी देहरादून की मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज राजधानी दून की जनता विभिन्न समस्याओं को लेकर हलकान हो गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, सफाई व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिसके चलते डेंगू अपने पैर पसार रहा है। वहीं सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। धस्माना का कहना है कि वार्डों में स्ट्रीट लाइट का भी बुरा हाल है और अधिकांश लाइटें बंद पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वे सीएम से मांग करते हैं कि जल्द नगर निगम के चुनाव कराएं और स्मार्ट सिटी में जो घोटाला हुआ है उसकी भी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
जनता परेशान है, देहरादून की जनता हड़कान है। खंभों में ट्यूबलाइट नहीं है, नालियां साफ नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, आंतरिक सड़कों का बुरा हाल है। मुख्य सड़कों को हमने बहुत लड़ करके गड्ढों में सड़क में गड्ढा चला कर कुछ ठीक करवाया, लेकिन हालत खराब है। ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं जलती, पूरे शहर में प्रदूषण से बुरा हाल है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार बंद हो गया। वहीं 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। 173 पोलिंग बूथ पर 90,875 मतदाता मतदान करेंगे। इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी, तो वहीं 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया के तहत 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, तो वहीं 17 दिनों के सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने श्रीलंका पार्लियामेंट चुनाव के लिए यहाँ से मुझे एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर नामित किया था, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा श्रीलंका निर्वाचन आयोग का भी, जिन्होंने इंडिया से 3-4 लोगों को इनवाइट किया था इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान द्वारा अवैध लोगों द्वारा जो है अनाधिकृत रूप से पानी और सीवरेज के कनेक्शन संचालित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान द्वारा मसूरी रॉक्सी बिल्डिंग और झूलाधार के पास 5 प्रतिष्ठानों के द्वारा अनाधिकृत रूप से पानी और सीवरेज का कनेक्शन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके पानी और सीवरेज के कनेक्शन को काटने की कार्रवाई करते हुए जुर्माने का नोटिस थमाया गया। गढ़वाल जल संस्थान के जो है सहायक अभियंता त्रिपेन सिंह रावत ने बताया कि मसूरी में कई लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से पानी और सीवरेज के कनेक्शन संचालित किया गया था, जिस पर उनको पूर्व विधायक विभाग द्वारा नोटिस किया गया था। वहीं उनको अपनी पानी और सीवरेज के कनेक्शंस को रेगुलाइज करने के लिए कहा गया था, परंतु उनके द्वारा नहीं किया गया, जिसको लेकर कनेक्शन काट दिए गए हैं। आज रॉक्सी होटल और रॉक्सी के पास तथा झूलाघर के पास कुछ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, जिनके पानी के और सीवेज के इलीगल कनेक्शन चल रहे थे। तो उनको हमने पहले भी कई बार नोटिस दिए हैं। कई बार समय देने के बाद भी जब उनके द्वारा रेगुलाइजेशन की कार्रवाई नहीं की गई, तो आज विभाग को मजबूर होकर उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे और कितने कनेक्शन चिन्हित कर रखे हैं? क्या इनको पहले नोटिस दिया गया? जी, सबको नोटिस दिए गए हैं और जो भी नियम है उसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम।
डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकिलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस सम्मेलन से पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन के प्रशिक्षण देने के लिए भेज चुका है। मुख्य रूप से इस योग पॉलिसी में प्रदेश के भीतर योग संबंधित विद्याओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। योग और आयुर्वेद को लेकर काफी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इस संबंध में उनकी मदद। और वहीं मसूरी लंढौर बाजार में लगातार जग रहे जाम और अव्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम मसूरी अनामिका नगरपालिका मसूरी के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी और लंढौर बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने लंढौर बाजार में नगरपालिका द्वारा बनाई गई पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी पुलिस को सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी व्यवस्थित किए जाने के साथ ही चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम मसूरी ने बाजार में हो रखे अतिक्रमण पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसडीएम मसूरी ने कहा कि मसूरी लंढौर बाजार में अव्यवस्थाओं और जाम का कारणों के समझने के लिए अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया गया है। पर जो मेजर समस्या है एक तो ट्रैफिक की है और दूसरा अतिक्रमण की है और दोनों पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्किंग के पोस्ट चालू करेंगे, उसमें लाइट्स और कैमरास लगाएंगे और अतिक्रमण के ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी और रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू इसको ठीक किया जाएगा। जी, किसी भी समस्या का समाधान लोगों में ही बसता है, तो कहीं ना कहीं जब लोगों का सहयोग रहेगा इसमें और लोकल अवेयर रहेंगे तो और खुद भी सहयोग करेंगे तभी जाके हम पर्यटकों को भी एक सुंदर रूप इसका दिखा पाएंगे और इसमें मुख्यतः उन्हीं का रोल रहेगा और उनको ठीक से समझाया भी जाएगा और सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी।
और मसूरी नगर पालिका प्रशासन का मसूरी स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान हासिल करने पर 20 लाख रुपए का इनाम प्राप्त हुआ था, जिसको लेकर स्वच्छता कर्मचारियों को ठंड से बचने के लिए मसूरी नगर पालिका के प्रशासक एसडीएम अनामिका ने गर्म ट्रैक सूट वितरित किए। एसडीएम मसूरी अनामिका ने बताया कि नगर पालिका मसूरी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में दूसरा स्थान हासिल किया था, जिसके अंतर्गत मसूरी पालिका को 20 लाख रुपए के इनाम की धनराशि मिली थी। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में स्थानीय लोगों और पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से मसूरी नगर पालिका को पहला स्थान हासिल होगा। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह, रजनीश डोबरियाल, वीरेंद्र बिष्ट मौजूद थे। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो मसूरी नगर पालिका है, इसको दूसरा स्थान मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण में, और जिसके अंतर्गत हम लोगों को प्राइज मनी मिला था। और इसमें हमारा ये भी उद्देश्य है कि इनके लिए हम लोग इनका स्वास्थ्य और सुरक्षित, ये लोग जब भी सफाई करें तो ये स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, तो इसी क्रम में इनको ये ट्रैक सूट दिया गया है। अभी ठंडी का मौसम भी है और ये हमें कुछ पैरामीटर्स पे दिया जाता है जिसमें मसूरी ने अच्छा परफॉर्म किया है और हमारी अपेक्षा रहेगी कि नेक्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट रैंक आए। हमारी RRR जिसको हम बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इससे हमारा कूड़ा जनरेशन भी कम होगा और जो हम कूड़े को रिसाइकल भी करते हैं और उसी में हम लोग रीयूज करते हैं, जिससे कूड़ा जनरेशन कम होता है। तो ये इसकी थीम है। रोड पे वो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो हमारे पाइपलाइंस हैं, वो सीवर हमारा पिक्चर पैलेस पे था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जल निगम ने काम भी किया है वहां पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।